गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विक्रांत ठाकुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत ठाकुर फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे बेटा जी ग्रेविटेशन 11th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है बहुत अच्छा। इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, 9th क्लास में भी पढ़ा था। एक कहानी बहुत मशहूर है इसके लिए कि एक बार न्यूटन सब बाग में बैठे हुए थे बचपन में, तो उनके एक सिर पर सेब आकर गिरा। तो उन्होंने अगले दिन मैडम से क्वेश्चन पूछा कि मैम कल मेरे साथ एक अचंभा हो गया कि कल मैं गार्डन में बैठा हुआ था और एक सेब मेरे सिर पर आकर गिरा। मैम ने पूछा भाई ऐसे क्या बात होगी? कहने की मैम बहुत सारा जगह खाली पड़ी हुई थी, उधर भी मैदान था, ऊपर आकाश में जगह थी, इस साइड थी, वो सिर्फ मेरे सिर पर ही क्यों गिरा? मैम ने कहा भाई तू पेड़ के नीचे था तो सिर पर ही गिरना था और कहाँ गिरता? कहा नहीं मैम उधर भी तो जा सकता था। तो उस समय मैम के पास भी कोई जवाब नहीं था। न्यूटन्स को थोड़ा ऐसे ही समझा गया कि भाई ये तो ज़्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछता है, तो उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। पर न्यूटन्स ने बाद में चलते चलते धीरे धीरे क्वेश्चन को समझा और लास्ट में जाकर बताया कि वो सेब क्यों गिरा था। हकीकत में हम यही कहानी पढ़ते आ रहे हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो। ग्रेविटेशन की खोज के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने लगातार कई साल तक काम किया। गैलीलो गैली थे, न्यूटन्स थे, उन्होंने बहुत सारे डिस्कवर किया। उसके बाद जाकर ग्रेविटेशन लॉ दिया गया। ठीक है, तो न्यूटन्स ने बताया था ग्रेविटेशन लॉ क्या था। तो हम पढ़ते हैं, आज हमारा टॉपिक है न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ। न्यूटन्स ने ही डिस्कवर किया था, ज़्यादातर इसे बताया था। तो इस न्यूटन्स ने बताया था कि अगर यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो मास रखे हुए हैं तो उनके बीच में एक फोर्स काम करती है जिसे बोलते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। उसने कहा कि अगर मान के चलो हमारे पास ये दो बॉडी है, एक बॉडी है, दो बॉडी, जिनके बीच की डिस्टेंस r है, और इसका मास m1 और इसका मास m2, तो इनके बीच में एक फोर्स लगती है जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्शन फोर्स है। जब उसने ये बताया तो बेटा देखो, एक ये बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी है, तो ये बहुत सारे पॉइंट मास से मिलकर बनी हुई है। तो यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट, यहाँ भी एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट, मान लिया इन्फिनिटी पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जिन पर मास। यहाँ भी बहुत सारे पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा रहा, ऐसे। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा रहा, ऐसे। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट पर भी फोर्स लगा रहा, ऐसे। इस पॉइंट पर भी फोर्स लगा रहा। यानी हम कहेंगे कि इसके सारे पॉइंट पर फोर्स लगा रहे। तो भैया फोर्स तो बहुत सारी होगी, इसके अगर हर पॉइंट से फोर्स खींची जाए तो बहुत सारी फोर्स होगी। तो कौन सी फोर्स कैलकुलेट करें? तो इसका समाधान न्यूटन्स ने कहा कि देखो कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, तो ये बॉडी इस बॉडी पर एक फोर्स लगाती है और वो फोर्स सेंटर से लगती है। तो न्यूटन्स ने कहा कि अगर हमारे पास कोई दो बॉडी है और वे r डिस्टेंस पर रखी हुई है, दो बॉडी है और वे r डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो सबसे पहले जो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी वो उसके सेंटर से की जाएगी। यानी ये r है और ये इसका सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ये इसका सेंटर। ठीक है, इन दोनों बॉडी पर एक फोर्स लगती है और वो फोर्स थी F। जो फोर्स थी बेटा जी, वो फोर्स थी F, जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी m1 m2 की, प्रोडक्ट ऑफ मासेस की। ये कहता है प्रोडक्ट रूल। ये क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट रूल। यानी न्यूटन्स ने कहा कि अगर हमारे पास कोई दो मास है तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगती है और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के प्रोडक्ट की। यानी अगर मैं एक मास को दुगुना करता हूं और एक मास को 3 गुना करता हूं, तो जो फोर्स है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई 2 × 3 6 टाइम इंक्रीज होगी। यानी फोर्स इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, 6 टाइम इंक्रीज होगी। अगर मैं इसे 3 गुना करता हूं, इसे 2 गुना करता हूं, तो भी 6 टाइम इंक्रीज होगी। यानी इसे बोलता है प्रोडक्ट रूल। तो यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m1 और m2 के। ठीक है, दूसरी चीज थी कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r² की।
इससे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि अगर मेरे पास कोई दो मासेस रखे हुए हैं और अगर मैं उन दोनों मास के बीच के डिस्टेंस को दुगुना कर देता हूं तो जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगी। यानी अगर मैं डिस्टेंस को दुगुना करता हूं, पहले F, अगर हमारे पास इस साइड F1 है और डिस्टेंस है R, अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस को 2R कर देता हूं, डिस्टेंस को 2R कर देता हूं, तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है, अगर डिस्टेंस को आधा कर देता हूं तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। यानी इसे इनवर्स स्क्वायर रूल बोलते हैं। ये 12वीं क्लास में भी पढ़ाया जाएगा, बहुत जगह काम आता है। तो उन्होंने कहा कि F जो है, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2 के, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। के, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों को एक साथ लिखेंगे M1 M2/r²। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं हम, कोई कांस्टेंट लेकर आते हैं और यहाँ कांस्टेंट लेगा M1 M2/r²। इसे बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ने डिस्कवर किया था, जहां वेयर M1 क्या है, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, M2 क्या है, मास ऑफ सेकंड बॉडी, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी, F क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, और जहां G क्या है बेटा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। G की वैल्यू निकल कर आई थी, कैलकुलेट करी थी कैविडिस ने, कितनी की थी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर मैं इसकी यूनिट कैलकुलेट करता हूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल G की वैल्यू थी। अब ये न्यूटन ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था दो बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स के बारे में, और जो ये फोर्स है बेटा जी, इसके बारे में उसने कुछ पॉइंट दिए कि ये फोर्स कैसी होती है, किस चीज पर डिपेंड करती है, किस चीज पर डिपेंड नहीं करती। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ ये कैपिटल G क्या है। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी एक ऐसा कांस्टेंट जो पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। यानी कांस्टेंट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक वे कांस्टेंट होते हैं जो मीडियम टू मीडियम चेंज होते हैं, एक वे कांस्टेंट होते हैं जो मीडियम टू मीडियम चेंज होते हैं। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मीडियम का अलग अलग होता है, जैसे परमिटिविटी को नाम स्लो में पढ़ोगे आगे, पर हमें सिर्फ पढ़ना कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं जो हमारे पूरे यूनिवर्स के लिए, आप कहीं पर भी चले जाओ, पानी में चले जाओ, पानी के बाहर चले जाओ, मार्स पर चले जाओ, मून पर चले जाओ, अर्थ पर चले जाओ, जुपिटर पर चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, हर जगह यानी इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहेगी 6.67 × 10⁻⁻11। एक चीज तो हमारे पास ये निकल कर आई, ठीक है। और उसने कुछ पॉइंट बताए कि F क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। पहले ये नोट कर लीजिए, हम उनके पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए बेटा, हो गया नोट। चलो अब नोट ये करते हैं, पॉइंट लिखते हैं बेटा। तो जो फोर्स है ये कैसे किस किस चीज पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब देखो बेटा, ये हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, डायग्राम बने रहने देते हैं। तो हमारे पास जो फोर्स निकल कर आई वो फोर्स आई F = G M1 M2/r²। पहला पॉइंट क्या है फोर्स के लिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फंडामेंटल फोर्स। नल फोर्स इज ए
फंडामेंटल फोर्स। अब ये फंडामेंटल फोर्स क्या है समझिए। पहला पॉइंट, फंडामेंटल फोर्स। हमारे पास बेटा जी हमें अब तक 4 तरह की फोर्स ज्ञात है। अच्छा, फोर्स 4 तरह की होती है, फंडामेंटल फोर्स होती है ये, यानी एक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक होती है बेटा जी वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये जो 4 फोर्स होती है इन्हें बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स यानी इनके अलावा और कोई फोर्स नहीं ज्ञात है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैटेगरी में आती है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है बेटा जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है। ठीक है, तो यानी फ्रिक्शन कोई फोर्स नहीं होती, फ्रिक्शन फोर्स एक फोर्स होती है जो इस कैटेगरी की फोर्स होती है। यानी हमारे पास 4 तरह की फोर्स है, हर फोर्स को इन्हीं 4 तरह की फोर्स में डिवाइड किया गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप में फंडामेंटल फोर्स है। ठीक है, बहुत सारी फोर्स इस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी दूसरी फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए फंडामेंटल फोर्स, और फंडामेंटल फोर्स 4 तरीके की होती है। समझ में आ गया? एक पॉइंट, पहला पॉइंट था बेटा जी। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, नोट करते रहना साथ के साथ। दूसरा था बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये सेंट्रल फोर्स होती है। क्या इसे कहा जाता है? सेंट्रल फोर्स। अभी सेंट्रल फोर्स क्या होती है समझिए। सेंट्रल फोर्स क्या होती है? सेंट्रल फोर्स होती है कि हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स 2 बॉडी के सेंटर पर ही लाई करेगी। अगर हमारे पास कोई 2 बॉडी है, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा जो एक्सिस सेंटर से पास होकर जाता है, जो एक्सिस सेंटर से पास होकर जाएगा उसी पर लाई करेगी। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके सेंटर से इसके सेंटर पर ऐसे लगेगी। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर एक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स होती है जो हमेशा दोनों बॉडी के सेंटर पर ही लाई करती है। समझ में आ गया? जो एक्सिस सेंटर को मिलाता है, सेंटर को मिलाने वाले एक्सिस पर ही लाई करेगी। ओके, याद रखना बच्चों। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, चलो जी तीसरा पॉइंट याद करते हैं बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स होती है बेटा? इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स ओनली, मतलब फोर्स 2 तरीके की होती है। अगर हम बात करते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन में, जैसे मैग्नेट अगर हमारे पास एक मैग्नेट ये और एक मैग्नेट ये M1 और M2 मैग्नेट से, तो इनके ऊपर 2 फोर्स लगती है, एक रिपल्सिव एक अट्रैक्टिव। 2 चार्ज के ऊपर भी 2 फोर्स लगती है। 10th क्लास में पढ़ा था कि लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, बस ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगी। ये कभी भी एक बॉडी एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगी, यानी ये टूवर्ड्स द ईच अदर लगती है, ये हमेशा टूवर्ड्स द ईच अदर लगेगी। समझ में आ गया? अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ये कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगी। ठीक है, चलो भैया 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट है कि एक बॉडी के द्वारा लगने वाली फोर्स इक्वल होगी दूसरी बॉडी के द्वारा लगने वाली फोर्स के। कैसे? अब समझो हमारे पास मान के चलो एक 2 बॉडी, एक बॉडी ये, एक बॉडी ये M1 ये M2, तो इस बॉडी पर फोर्स लग रही है F12 ऐसे, तो इस बॉडी पर फोर्स लगेगी ये F21,
और F12 बराबर होगा माइनस के F21 के, यानी फोर्स ऑफ 1। इसका मतलब क्या है बेटा जी, इसका मतलब लिख लो F12 का मतलब, F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1, फोर्स, डायग्राम रब कर दूं कि इस बॉडी पर फोर्स इस साइड को, इस बॉडी पर फोर्स इस साइड को, ठीक है, डायग्राम बना लेना। एक सेकंड पहले रब करते हैं। जहां F1 क्या है, 12 क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, फोर्स ऑन 1 लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसका मतलब होता है फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू द सेकंड बॉडी। और F21 क्या होगा बेटा, फोर्स ऑन सेट 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू द फर्स्ट बॉडी। ठीक है, अगर हमारे पास ये दो कोई बॉडी रखी हुई है तो ये M1 और ये M2, और ये फोर्स लग रही इस साइड को F12 और इस साइड को फोर्स लगेगी बेटा F21, और ये दोनों फोर्स हमेशा इक्वल होगी। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों बेटा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा। फोर्स कैसे, कौन सी क्वांटिटी होती है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी वन बॉडी पर लगने वाली फोर्स इक्वल होगी सेकंड बॉडी पर लगने वाली फोर्स की, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी। बात समझ में आई? ये फोर्थ पॉइंट था बेटा इसमें। ठीक है, आओ, ठीक है, अब लिखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। यानी ये नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम। यानी ये जिस मीडियम में भी रखी हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पानी के अंदर रख लो तो सेम फोर्स, अगर आप लिक्विड के अंदर, कोई दूसरा लिक्विड है, कैरोसिन ऑयल है, उसके अंदर रख लो तो सेम फोर्स, अर्थ के बाहर ले जाओ तो सेम फोर्स, अर्थ के अंदर ले जाओ तो सेम फोर्स, चांद पर ले जाओ तो सेम फोर्स। समझ में आ गया? यानी दो बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स अगर वे सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स कभी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, यानी सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करेगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम। ये फिफ्थ पॉइंट था। ठीक है, और सिक्स्थ पॉइंट क्या है बेटा जी? सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास कि इट इज वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज। इट इज वैलिड ओनली पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज बोले, पॉइंट मास। ये सिर्फ पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल होगी। यानी इसके अंदर जो फोर्स लग रही वो सिर्फ और सिर्फ इसके सेंटर पॉइंट पर लग रही। इसके अंदर जो फोर्स लग रही वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर पॉइंट पर लग रही। यानी हम मानकर चलते हैं इस पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट पर लाई करता है तो वहां फोर्स लग रही। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, पॉइंट मास का क्या मतलब होता है। देखो ध्यान कि अगर मान के चलो रात को हम स्टार देखते हैं, हाँ जी, स्टार कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट, बिल्कुल। अगर हमारे से स्टार की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो स्टार कैसे दिखाई देंगे, पॉइंट। यानी है स्टार कैसा, तो स्टार सन से भी बड़ा है भैया, तो इतना बड़ा सन से भी बड़ी चीज एक पॉइंट के जैसे दिखती है। क्यों? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ज़्यादा। तो ये कहता है कि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो बड़ा ऑब्जेक्ट भी पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ ये कंसेप्ट है। यानी हम मानकर चलते हैं पूरी बॉडी का मास उस सेंटर पॉइंट पर लाई करता है। अगर नहीं करता तो हम ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए लगाएंगे। यानी ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली पॉइंट मास। ये
6 पॉइंट है जो यूनिवर्सल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को होल्ड करते हैं। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। इनके ऊपर न्यूमेरिकल से पता लगेगा आपको कौन सा पॉइंट कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों। न्यूमेरिकल करते हैं हम जिसके ऊपर ना, सिंपल न्यूमेरिकल लेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग सिंपल से करेंगे, फिर चलते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए आइए, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। पहला न्यूमेरिकल, हमारे पास मान के चलो दो बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है दोनों। इसका मास m, इसका मास 2m, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस 2r, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी यहां तक, इस पॉइंट से वो दे रखी 2r। डिस्टेंस कितनी दे रखी? 2r। फाइंड, क्या करना? फाइंड फोर्स फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, करें डायरेक्ट फॉर्मूले से हो गया, F इज इक्वल टू जी m1 m m2 2m अपॉन आर स्क्वायर। आर कहाँ से, आर डिस्टेंस कहाँ से ली जाएगी? डिस्टेंस ली जाएगी इन दोनों के सेंटर से। डिस्टेंस कहाँ से ली जाएगी? सेंटर से, यहाँ से। तो यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कितनी हो जाएगी भैया? आर, एक आर ये रही, एक 2r ये रही। तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? टोटल 2r 2r r, यानी 2r 2r r का स्क्वायर। फॉर्मूला वही लगा चुका तो इक्वल टू कितना आ गया? जी m स्क्वायर, 2 बाहर ले लिया, 2r 5r का होल स्क्वायर, यानी F इक्वल टू आ गया 2g m स्क्वायर अपॉन 25r स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था, बहुत कुछ लॉजिक नहीं था इसके पीछे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, करो बेटा, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आओ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास बेटा कि दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, मान के चले कि लाइन है, एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ जिसकी लेंथ हाइट कितनी है? L, और एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ जिसकी हाइट कितनी? 2L, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसके बीच तक, वो कितनी दे रखी? L/2 मान लो। डिस्टेंस कितनी दे रखी? L/2। फोर्स बतानी, इसका मास m और इसका मास 2m। बताइए फोर्स। करें स्टार्ट? हाँ जी, करेंगे क्या? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओगे तो F इज इक्वल टू जी m कितना? m, इसका डिस्टेंस कितना? 2m, डिस्टेंस कितनी? L/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2g m स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो F हो जाएगा 8g m स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और आंसर है गलत। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर गलत आ गया। क्यों? रीजन, फॉर्मूला तो सही लगाया हमने, सारी कैलकुलेशन सही करी। क्यों? क्योंकि बेटा अभी बताया था मैंने कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। क्या? वो सेंटर पर लाई करेगी। कैसे? देखो बेटा, अब इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? यहाँ L/2 पर। डिस्टेंस कितनी होगी? L/2।
और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये भी l/2, ठीक है, और ये भी l/2, यहां से लेके यहां तक भी l/2 ही दे रखी, ठीक है। पर इसका सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर होगा कहीं यहां पर, कहां पर, l डिस्टेंस पर, यहां से l डिस्टेंस पर। और इसके सेंटर से इसके सेंटर को जब पॉइंट मिलाओगे तो डिस्टेंस r ये लेनी है। डिस्टेंस कितनी लेनी है, r ये है। तो हमारे पास बन गया एक ट्राइंगल, ये l/2, ये भी, ये l, देखो ये l/2 है यहां तक की, ये l है, तो ये कितनी बच गई, l/2, ये डिस्टेंस भी l/2 है। और ये निकालनी है r, तो r बराबर क्या आ गया, r बराबर आ गया अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर l/2 का होल स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, r बराबर आ गया l/2 इंटू अंडर रूट 2। डिस्टेंस ये ली जाएगी, समझ में आया। तो डिस्टेंस क्या ली जाएगी, ये। अब सोल्व करो दोबारा से। बाय द फॉर्मूला f इजकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, तो f बराबर क्या आ गया, g, m1 कितना m, m2 कितना 2m, और डिस्टेंस कितनी बेटा जी, अंडर रूट 2 इंटू l/2 का स्क्वायर। f बराबर आ गया g 2g m स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 l स्क्वायर बाई 4, 2 से 2 कट गया, तो f बराबर आ गया 4g m स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। नोट करो। तो ये था पहले पॉइंट के ऊपर, सेंट्रल पॉइंट पर होती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा होल्ड करेगी सेंटर पर। तो हम डिस्टेंस जो लेंगे वो सेंटर से सेंटर के लिए, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा, आओ करते हैं, कर दे भाई रब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन डीजी पांडे का एग्जाम्पल है, थर्ड क्वेश्चन। इसने कहा कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉडी है, एक बॉडी हो, एक बॉडी हो, दो आइडेंटिकल बॉडी है, ठीक है। आइडेंटिकल, इसकी भी रेडियस आर, इसकी भी रेडियस आर, और ये दोनों 2r डिस्टेंस पर, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर कितनी, 2r है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, 2r है, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ए ऑप्शन r स्क्वायर के, बी ऑप्शन 1/r स्क्वायर के, सी ऑप्शन r की पावर 4 के, और डी ऑप्शन 1/r की पावर 4 के। तो सिंपल सा है, देखते ही लगाएगा बच्चा आंसर ये, क्यों, इनवर्स स्क्वायर रूल के हिसाब से ये, ठीक है। और आंसर हो जाएगा हमारा गलत ये नहीं है इसका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, जाओ करते हैं डायरेक्ट बिना देरी किए। अब हमें पता है कि F बराबर जो होता है, मान लो इसका मास कितना m, इसका मास कितना m, क्यों, क्योंकि दोनों बॉडी आइडेंटिकल है। F इजकल टू जी m m अपॉन 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, हाँ जी। पर बच्चों यहां मास गिवन नहीं है, यहां मास गिवन नहीं है, बोल रखा कि टू आइडेंटिकल बॉडी, मास गिवन नहीं है, हमें नहीं पता मास क्या है, और आंसर भी रेडियस की टर्म में पूछा है, यानी मुझे मास को हटाना पड़ेगा, मुझे मास को हटाना पड़ेगा। मान लो इसकी जो मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी मान लो रो है, इसकी मास डेंसिटी भी रो, इसकी मास डेंसिटी भी रो। तो हम जानते हैं मास m बराबर होता है रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो m बराबर होगा रो इंटू वॉल्यूम, कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। m1 भी बराबर m2 के बराबर, तो m बराबर क्या है, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये वैल्यू उठाकर यहां रख दो,
तो एफ बराबर जो आया वो आया जी एम स्क्वायर अपॉन 4r² में जी अपॉन 4r²। एम की वैल्यू रखी, एम की वैल्यू क्या आती है कि रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब का स्क्वायर। करो भैया स्क्वायर, तो एफ बराबर आ गया जी रो स्क्वायर इंटू 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन 4, 4 या 12, 12 लिख लो डायरेक्ट बेटा, 12 आर स्क्वायर। देखो ध्यान से समझना बेटा जी, ये आ गया फोर्स। ओके, यहां करते हैं जी बी रो बी 16 पाई, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो भैया ये तो ले लिया कांस्टेंट, यानी हमने लिख लिया जी रो स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर अपॉन 12 को तो लिख लिया के, कांस्टेंट मान लिया के। और बेटा जी इस आर स्क्वायर ने इस 6 पावर को कट करा कितनी बार, 4 बार, तो ये आ गया एफ इज इक्वल टू आ गया के आर की पावर 4। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा आर की पावर 4। आंसर क्या है, समझ में आ गया। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, समझ में आया। तो बच्चों अगर मास गिवन नहीं है, जिस टर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी टर्म में आप आंसर दोगे। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है आर की टर्म में, तो आप मास को रिमूव करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन नोट करते हैं बस जल्दी से। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अब बेटा देखो, मान के चलो हमारे पास ये एक एल लेंथ की एक रोड है, इसकी लेंथ कितनी एल, और इसका मास कितना एम। इस रोड से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा हुआ जिसका मास है एम। इसका मास मान लो कैपिटल एम बेटा, ऐसे मान लो, और इसका मास मान लो स्मॉल एम। ठीक है, इन दोनों के बीच में निकलने वाली फोर्स कैलकुलेट करनी, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी। ठीक है, करो भैया, कैसे करें, क्या डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूं? नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड है बेटा, और यहां ये पॉइंट मास नहीं है, यहां ये पॉइंट मास नहीं है। तो इसे करने की एक ट्रिक होगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अब मान लिया मैंने यहां से एक छोटा सा, इसमें से छोटा सा एक स्ट्रिप काट लिया dx थिकनेस की, कितनी थिकनेस की, dx, छोटे से पॉइंट ले लिया जिसका मास होगा dm, और इसकी यहां से डिस्टेंस होगी x। कितनी डिस्टेंस होगी, x। ठीक है, तो बेटा अब ये पॉइंट है, अब यहां एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में फोर्स लग रही, तो मैं फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा F इज इक्वल टू जी, इसका मास कितना dm, इसका मास कितना m अपॉन x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हाँ, सबसे मेन काम है मेरा dm निकालना। सबसे मेन काम क्या है बेटा, dm निकालना। अब आओ देखो बेटा, हम जानते हैं एक मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी क्या होगी, अगर मान के चलो हमारे पास एक ये रोड है एल लेंथ की, इसका मास m है, तो डेंसिटी जो होगी, मास डेंसिटी जो होगी वो लैम्डा होती है, कितनी, m अपॉन एल। मास कैपिटल M इसका, उसी हिसाब m अपॉन एल, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर मैं इसमें छोटी सी स्ट्रिप काटता हूं तो डेंसिटी तो इसकी भी सेम होगी भैया, डेंसिटी तो हर पॉइंट की सेम होगी, तो इसकी भी डेंसिटी सेम होगी। इसकी थिकनेस कितनी, dx, और इसका मास कितना dm, तो इसकी डेंसिटी भी लैम्डा यही होगी कि dm अपॉन dx।
यानी पूरा मास पूरी लेंथ, छोटा मास छोटी लेंथ, डेंसिटी सेम होगी। ओके, तो यहां से मैं डीएम कैलकुलेट कर सकता हूं। डीएम इक्वल टू कितना आ गया, m अपॉन एल इंटू डी एक्स। ये वैल्यू पुट कर दो मैं यहां पर करो भैया, F इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एम की वैल्यू m अपॉन एल इंटू डी एक्स। जो चीज कॉन्स्टेंट है वो बाहर ले ली, जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, ये dx क्या है, वेरी कर रहा। dx ये भी हो सकता है, dx यहाँ भी हो सकता है, dx यहाँ भी हो सकता है, यानी dx वेरी कर रहा है। और जो चीज़ वेरी करती है हमने बताया था उस चीज़ का करते हैं हम इंटीग्रेशन। यानी अब मैं यहाँ करूँगा इंटीग्रेशन, करूँगा हाँ जी इंटीग्रेशन। और कहाँ से करूँगा इंटीग्रेशन, इस पॉइंट के इस पॉइंट से इस रोड का मास निकालना। तो मैं इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस देखूंगा। मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है बच्चों, d। इस पॉइंट की मिनिमम डिस्टेंस डी हो सकती है और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, इस पॉइंट की। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी, डी, डी से लेकर मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी, एल प्लस डी तक इंटीग्रेट करूंगा। करो इंटीग्रेशन एफ जी एम एम अपॉन एल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1 अपॉन एक्स, कहां से, डी से लेके एल प्लस डी तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस बाहर ले लो 2 मिनट के लिए, एल 1 अपॉन एल प्लस डी माइनस 1 अपॉन डी। एलसीएम लिया, सोल्व करो जल्दी जल्दी सी। एलसीएम लिया, सोल्व करो भैया। माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल, एलसीएम कितना आ गया, एल डी इंटू एल प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई डी माइनस एल माइनस डी, डी से डी कैंसिल आउट, माइनस जी एम एम अपॉन एल इंटू माइनस के एल अपॉन डी इंटू एल प्लस डी। बेटा देखो माइनस से माइनस कट गया, एल से एल कट गया, बच गया क्या, एफ इजकल टू बच गया जी एम एम अपॉन डी इंटू एल प्लस डी। ध्यान से, ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है। टोटल फोर्स कितनी लगी, एफ इजकल टू जी एम स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन डी इंटू एल प्लस डी। ठीक है, ध्यान रखना बेटा जी कि मिनिमम डिस्टेंस अपॉन मैक्सिमम डिस्टेंस, सीधा सीधा आंसर लिख सकते हो डायरेक्ट कि मिनिमम डिस्टेंस अपॉन मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या शो करता है कि ये फॉर्मूला शो करता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड होगी। अगर पॉइंट मास नहीं है तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जल्दी से नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लिया। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं ये, अब देखो ध्यान से समझना बेटा, एक क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन यही है कि अगर मेरे पास मान के चलो एक ये रोड है, कितनी लेंथ की, एल लेंथ की, और ये एक दूसरा पॉइंट रखा हुआ है, ये 2m मास, इसका मास m और डिस्टेंस l। इस रोड से l डिस्टेंस पर ही एक दूसरा मास रखा हुआ m। मुझे फोर्स निकालनी, तो मैं डायरेक्ट फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगा सकता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं क्या, कि g इंटू इसका मास 2m इंटू इसका मास m अपॉन मिनिमम डिस्टेंस l और मैक्सिमम डिस्टेंस l से l प्लस l 2l। टू से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया बेटा, तो क्या बच गया, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। आंसर, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, ओहो एल स्क्वायर ऐसे लिखोगे। तो आज हमने पढ़ा न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके न्यूमेरिकल। अगले वाली क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और
कूलॉम इसका न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। गुड लक बच्चों।